रिबॉर्न ऑफ मिस्टीरियस गर्ल एपिसोड 3। राजदीप थोड़ा आगे आते हुए पूछा, बेटा तुम अमेलिया को जानती हो? विक्रमादित्य और अवनी दोनों एक साथ जवाब दिया, हाँ हम। इतना कहते ही दोनों चुप हो गए और एक दूसरे को देखने लगे। सब लोग दोनों को इस तरह देख थोड़ा हैरान थे और खुश भी, क्योंकि आज तक विक्रमादित्य के लाइफ में कोई लड़की नहीं थी और लड़कियों से चीड़ भी बहुत करता था। खुशी आगे आकर खुशी से कहने लगी, अरे आज सिर्फ बातें ही बनाएंगे या फिर खाना खाओगे भी? आप लोग ऐसे ही बातों में पेट भर लोगे तो मेरा खाना कौन खाएगा? दादी जी भी जल्दी से अवनी के एक हाथ को पकड़ के डाइनिंग टेबल पर बिठा दिया। पीछे पीछे सब लोग भी आ गए, लेकिन एक इंसान वही खड़ा होकर सबको जाते हुए देखने लगा। वो और कोई नहीं बल्कि विक्रमादित्य ही था और मन में कहने लगा, अरे वाह, मुझे अकेला छोड़कर सब चले गए, अजीब फैमिली है मेरी। दूसरा कोई चारा ना होने के वजह से वो भी चुपचाप जाकर बैठ गया और सब खाना खाने शुरू करने लगे। तभी राणा जी उनका तीसरा बेटा करण सिंह को पूछा, सब बच्चे कहाँ हैं? आज कोई नहीं आ रहे हैं क्या खाना खाने? जल्दी बुलाओ खाना खाने। करण ने जवाब दिया, जी पिताजी, मैं अभी बुलाता हूँ। करण ने जल्दी से वहां काम कर रहे सर्वेंट्स को बुलाया और उन लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया कि सबको बुलाकर आने को। सब हाँ में सिर हिलाकर वहां से चले गए। 5 मिनट के अंदर सब नीचे एक एक करके आ रहे थे। तेजस्विनी अवनी को प्यार से सबसे मिलाते हुए कहा, बेटा आज मैं तुम्हें सबसे मिलवाती हूँ। तुम तो हम सबसे मिल चुकी हो, अब घर के बेटों और बेटियां से मिलो। तुम तो विक्रमादित्य से मिल ही चुकी हो, फिर भी बता देती हूँ, विक्रमादित्य राजदीप सिंह, शिवम राजदीप सिंह और पृथ्वी राजदीप सिंह, मेरे और राजदीप के बच्चे। आगे दूसरी ओर इसरा करते हुए बोली, ये रहे वेदांत अंकल और तनु आंटी के बच्चे, ये बड़ा बेटा त्रिशूल वेदांत सिंह, प्रतीक वेदांत सिंह और ये प्रतीक्षा वेदांत सिंह। और अब आते हैं खुशी आंटी और करण अंकल के बच्चे, ये है नकुल करण सिंह, पायल करण सिंह है। वे सब अवनी को हाय हेलो करके उसे बात करने लगे। आगे एक और इंसान का नाम लेने से पहले वो दिखाई नहीं दिया तो तेजू यानी कि तेजस्विनी सबके ओर देखा, फिर कहा, अरे निहाल कहाँ है? खुशी सबके प्लेट्स टेबल पर सेट करते हुए कहा, दीदी वो लाइब्रेरी गया हुआ है। तेजू ने कहा, ओहो, ये लड़का भी ना टाइम से खाना क्यों नहीं खाता? खुशी कहने से पहले करण ने कहा, हमारी बात कहाँ सुने वाला है, विक्रम का ही सुनेगा वो लड़का। फिर विक्रम के ओर देखते हुए कहा, बेटा बुलाओ उसे। विक्रम ने कहा, जी चाचू अभी बुलाता हूँ। विक्रम फोन निकाल के कॉल करने लगा। थोड़ी देर बात हुई और कॉल काट दिया। विक्रम ने कहा, चाचू अभी 2 मिनट में आ रहा है। करण ने कहा, मुझे पता है बेटा, वो लड़का तुम्हारे अलावा किसी की बात नहीं सुनता है। सब अपने अपने जगह पर बैठ गए थे। बीच बीच में अमेली और विक्रमादित्यम की आंखें एक दूसरे से मिल जाती थी। तभी दरवाजे से एक लड़का तेजी कदमों के साथ जल्दी जल्दी आ रहा था और हांफते हुए कहा, सॉरी सॉरी। देर से नने के लिए आखिरी शब्द धीमी होते हुए गले में ही रह गया। उसको इस तरह बर्ताव करता हुआ देख सब कंफ्यूज थे। अवनी ने निहाल को देखा तो वो भी खुश और हैरान थी। दोनों एक साथ मुंह से एक ही शब्द निकला, तुम मम। ये सुन सबके सब हैरान थे। एक इंसान का तो हवैया उड़ चुकी थी और वो था विक्रमादित्य। विक्रम सोचने लगा कि अवनी निहाल को कब से जानती है। खुशी ने जल्दी से पूछा, तुम दोनों भी एक दूसरे को जानते हो? फिर से दोनों एक साथ, हाँ हम दोनों लाइब्रेरी में। इतना कहकर निहाल ने अवनी को रेखा और खुद कहना शुरू किया, हाँ वो माँ, 1 महीने पहले हम दोनों सिटी लाइब्रेरी में मिले थे, तब से हम दोस्त हैं। विक्रम ने जब सुना कि 1 महीने से जानते हैं तो अपने आप ही बड़बड़ाने लगा, 1 महीने ऐसे कैसे जानते हैं? हम भी तो 1 महीने पहले मिले थे। अरे नहीं नहीं, 1 महीने को और 1 दिन कमी है। इसका मतलब मुझसे 1 दिन पहले निहाल से मिली थी। तभी पायल निहाल से कहती है, अरे वाह भैया, आप भी अवनी जी को जानते हैं। निहाल ने कहा, आप भी जानते हैं, मतलब क्या है तुम्हारा परी? परी पायल का निक नाम। पायल ने कहा, अरे भैया, अवनी को बड़े भैया भी जानते हैं। ये सुन निहाल विक्रम की ओर मुड़ा और देखने लगा। विक्रम का चेहरा जलन के वजह से पूरा लाल हो चुका था। निहाल डर से बढ़ाने लगा, बड़े भैया हम सिर्फ दोस्त हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। निहाल की बातें सुन सबके सब मुंह दबाकर हंसने लगे। अवनी भी अंदर ही अंदर खुश हो रही थी और हंस भी रही थी, क्योंकि अवनी की आंखों से कहाँ छुपा है, उसे साफ साफ दिख रहा था कि उसके लिए विक्रम दिल में कितना गहरा प्यार का रिश्ता बन चुका था। बस इजहार करने की देरी थी।
विक्रम ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, 3 शब्दों में बात को खत्म कर दी। बैठो, खाना खा लो। निहाल एक गहरी सांस लेकर छोड़ा, फिर चुपचाप जाकर बैठ गया। सबके सब अभी भी ही अंदर हंस रहे थे। सबका डिनर खत्म कर लिए और थोड़ी देर सब बैठकर बातें करने लग। हंसी मजाक चल रही थी। वही विक्रम अवनी को ही देखे जा रहा था, जो सबके साथ हंसी मजाक करते हंस रही थी। आज वो भी ही अंदर बहुत ज्यादा खुश भी था। निहाल चुगली करने जैसे अमेली के पास आकर पूछा, अवनी तुम इतनी खूबसूरत कब बन गई? तभी पीछे से खुशी उसकी सिर पर चपत लगते हुए कहा, क्यों, अमेलिया पहले खूबसूरत नहीं थी क्या? निहाल ने जल्दी से कहा, अरे माँ, अमेली पहले बहुत ही पतली दुबली थी। खूबसूरत तो है, लेकिन पहले की तुलना में आज की अवनी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही है। ये बात विक्रमादित्य भी सुन रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। सब भी अमेली की खूबसूरती की चर्चा ही हो रही थी। तेजू, तनु, खुशी, वे तीनों अवनी से कुछ ज्यादा ही लगाव होगी थी। प्रतीक्षा और पायल भी उससे बेस्ट फ्रेंड की तरह ही बातें कर रहे थे। तभी अवनी सबके ओर देखते हुए कहा, दादाजी, दादी जी, आंटी, अंकल, अब मुझे घर जाना चाहिए। माँ घर पर मेरा वेट कर रही होंगी, मुझे चलना चाहिए। विक्रम ने मन में ही कहा, इसको तो चोट लगी है, बस्ती में क्यों जा रही है? रोके तो रोके कैसे? वेट, क्या कहा? माँ। इतना सोचकर चुप हो गया। दादाजी कहने लगे, अरे बेटा, सुबह चले जाओ, अब रात के 8:30 बज रहे हैं। नहीं दादाजी, माँ अकेली है, मेरा इंतजार कर रही होंगी, और कल कॉलेज भी जाना है। और अब, अवनी विनम्र से कहा। सब अवनी की बात मान गए और दादाजी तुरंत विक्रमादित्य को कहा, विक्रम बेटा, अवनी को घर छोड़ के आना और ध्यान से ले जाकर छोड़ के आना। सब दादाजी के बातों में हाँ बोल रहे थे। विक्रमादित्य अपनी आंखों को गोल गोल घूमते हुए कहा, ओके दादाजी, मैं छोड़ दूंगा। और फिर मन में बड़बड़ाते हुए कहने लगा, मेरा पागल फैमिली। विक्रमादित्य पार्किंग एरिया में से अपना लैम्बोर्गिनी वेनेनो गाड़ी निकाला और हॉर्न बजाया। आन्वी जल्दी से सबको बाय कहा और वहां से जाने लगा। अरे रुको रुको, मैं भी आता हूं। वो निहाल था। सब उससे देखने लगे। क्यों, तुम क्यों जा रहे हो? बड़े भैया जा रहे हैं, पायल ने कहा। हाँ, मुझे पता है कि भाई जा रहे हैं अमेली को छोड़ने, लेकिन मैं भी जाना चाहता हूँ। वो भी तो मेरी दोस्त है, निहाल फिर जवाब देते हुए कहा। ठीक है, आ जाओ, अमेली ने कहा। और वो दोनों जाकर गाड़ी में बैठ गए। लेकिन दोनों को साथ में पीछे की ओर बैठते हुआ देख विक्रम निहाल को घूरने लगा और तुरंत कहा, भैया, चाहो तो मैं गाड़ी चला सकता हूँ। निहाल ने कहा तो अमेली समझ गई कि क्या मामला है। बेचारे दोनों को तो ये नहीं पता कि अमेली क्या चीज है। घास में से सुई दंड के निकलने की ताकत रखती है। इसमें सामने वाला इंसान का इरादा पता करना कौन सी बड़ी बात थी। अमेली ने जल्दी से कहा, हम निहाल, तुम आराम से पीछे बैठ जाओ, मैं आगे बैठ जाती हूँ। ठीक है। जब विक्रम ने यह सुना तो उसकी चेहरे पर मुस्कान तैर गई, लेकिन उसका चेहरा दूसरी तरफ करके रखा था, इसलिए किसी को नहीं दिख रहता। लेकिन अमेली से छुपा कहा। लेकिन उन दोनों को यह नहीं पता कि दोनों के बीच में कौन सी रिश्ता पल रहा है। दोनों इतना स्ट्रांग है, फिर भी दोनों को समझ नहीं रहे थे। विक्रम के पास मैजिकल पावर ना हो, फिर भी वो हीरो से कम नहीं। सामने वाले का इरादा पता लगाना एक ही नजर काफी था। अमेली सामने बैठ गई और वहां से निकल गए। अमेली ने तुरंत विक्रम से कहा, मुझे बस्ती के पास छोड़ दो। ठीक है। विक्रम ने ज्यादा कुछ नहीं पूछा, बस उस तरफ मुड़ दिया। लेकिन निहाल कहाँ चुप बैठने वाला था, उसने पूछ ही लिया, तुम घर नहीं जा रही हो? और बस्ती क्यों? वहां कौन है? निहाल की इतने सारे सवाल देख अमेली एक ही में जवाब दिया, मुझे वहां जाकर कुछ गिफ्ट्स देने हैं बस। 15 मिनट के बाद वो लोग बस्ती के पास आकर रुक गए। अमेली ने विक्रम से कहा, आप थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। विक्रम ने कहा, मैं भी चलता हूँ। ये सुन अमेली भी हाँ में सिर हिला दी। निहाल भी जल्दी से उतर गया। वो भी उनके साथ आना चाहता था, लेकिन विक्रम ने मना कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उन दोनों के बीच कबाब में हड्डी बने। इसलिए निहाल वहीं रुक गया और वो दोनों चले गए। 2 मिनट पैदल चल के बाद 2 झोपड़ियां दिखाई दिया। हालांकि वहां बहुत सारी झोपड़ियां थी, कुछ टूटे फूटे छोटे छोटे घर भी थे, लेकिन थोड़ा दूर दूर थे। अमेली जाकर झोपड़ी के पास रुक गई। कृष्णा भैया, कविता भाभी, पीयूष, पायल। अमेली ने पायल नाम लिया था तो विक्रम ने पूछा, तुम पायल क्यों बुला रही हो? पायल यहाँ थोड़ी ना आएगी। आगे कुछ कहना चाहता था, तभी वे सब बाहर आए।
कृष्णा ने अमेली को देखकर जल्दी से कहा, अरे अमेली, तुम कहाँ चली गई हो? देखो, घर में सब मुझे पूछ पूछ कर परेशान कर दिया है। मैं क्या बता था, खुद मुझे ही नहीं पता था कि तुम कहाँ हो। कृष्णा की इतने सारे बातें सुन अमेली ने जल्दी से हंसते हुए कहा, अरे कृष्णा भैया, थोड़ा सांस लीजिए, बताती हूँ, सब बताती हूँ। और लीजिए, आप सबके लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आई हूँ। और राम भैया और चंदा भाभी, गोपी भैया, गहना भाभी, ये सब कहाँ है? तभी पीयूष भागकर उन सबको बुलाकर आता है। उन तीनों की झोपड़ियां बहुत ही पास ही था, एक डैम करीब। लेकिन वो लोग अंदर खाना खा रहे थे, इसलिए अमेली की आवाज नहीं सुनी थी। वे चारों भी आ गए। गहना ने कहा, अरे अमेली, तुम कहाँ चली गई थी? कितना परेशान हो गए थे। वो भी बिना रूखे ही बोलती ही जा रही थी। अमेली बीच में ही बात को काटते हुए कहा, अरे गहना भाभी, बस बस, अब मेरी बात सुनिए। पहले तो उन्हें गिफ्ट्स दिया, फिर सबके ओर देखते हुए कहा, कृष्ण भैया, मैंने एक अपार्टमेंट में घर रेंट पर लिया है। मैं अपनी माँ के साथ रह रही हूँ, इसलिए यहाँ आने का और बताने का टाइम ही नहीं मिला। ऊपर से फोन नंबर भी नहीं था। और हाँ भैया, मुझे आप सबका फोन नंबर दे दीजिए। और इतना कहकर सबका नंबर ले लिया। अमेली फिर से कहा, ठीक है भैया, मैं अब चलती हूँ, आप सबको बहुत जल्द मिलने आऊंगी। पायल अमेली के हाथ पकड़ते हुए कहा, दीदी, आज के बाद हमसे मिलने नहीं आओगी? अमेली नीचे घुटनों के बल बैठकर पायल को बहुत ही प्यार से कहा, मैं आऊंगी पायल तुमसे मिलने, रोना नहीं। पीयूष भी आगे आते हुए कहा, दीदी, दोनों बहुत ही ज्यादा मिस करेंगे। और वे तीनों गले लगा लिया। तभी कृष्णा का नजर विक्रम पर पड़ी। सब एक दूसरे के चेहरे को देखने लगे। उनको इतना परेशान देख अमेली ने जल्दी से गैस कर लिया और उन सबको विक्रम से परिचय देते हुए कहा, भैया भाभी, ये विक्रमादित्य सिंह है, सिंह कारपोरेशन के सीईओ। सब उनसे नमस्ते कहा। विक्रम भी उन्हें नमस्ते कहा और वो दोनों वहां से चले गए। अब अमेली दूसरी ओर एरिया जाने को कहा और वो तीनों चले गए। कुछ देर बाद एक घर के सामने रुके। ये घर, जो बीमार औरत गायत्री का घर था। अमेली इस बार अकेली अंदर गई और उस औरत को पुकारने लगी, आंटी, गायत्री आंटी। वो औरत कमरे से बाहर आते हुए देखा कि कौन है। सामने अमेली को देख बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। उसने जल्दी से आकर अमेली से पूछा, अमेली बेटा, तुम आ गई, आओ ना, अंदर आओ। अमेली भी अंदर जाते हुए पूछा, माँ, आंटी, आप कैसी है और आपका तबीयत कैसा है? गायत्री ने कहा, मैं ठीक हूँ अमेली बेटा। अमेली एक गिफ्ट बॉक्स गायत्री को देते हुए कहा, आंटी, ये आपके लिए है। गायत्री ने कहा, इसकी क्या जरूरत थी बेटा? इतना कहके उसने ले ली। ऐसे ही कुछ देर बात करके अमेली वहां से चली गई। अमेली आकर गाड़ी में बैठ गई। निहाल ने पूछा, अमेली, गिफ्ट्स देना खत्म हुआ कि नहीं? अब और कहाँ जाकर गिफ्ट्स देना है? अमेली ने जल्दी से कहा, अब कहीं पर भी नहीं, सीधे मेरे घर। इतना कहते ही वो अमेली की अपार्टमेंट की ओर निकल गए। कुछ देर बाद वे अपार्टमेंट के सामने आकर रुक गए। अवनी गाड़ी से उतर गई। उन दोनों को बाय और गुड नाइट करके जाने वाली थी कि तभी निहाल ने जल्दी से पूछा, अवनी, तुम कौन सी कॉलेज में पढ़ रही हो? अवनी ने जब दिया, NIIT कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स के हाई स्कूल सेकंड ईयर में पढ़ रही ही हूँ। ये सुन निहाल ने जल्दी से कहा, अरे वाह, मैं भी वहीं कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। फिर ठीक है, कल कॉलेज में मिलते हैं। विक्रमादित्य ने जल्दी से बाहर निकला। वो भी अवनी से बात करना चाहता था, इसलिए बाहर आया और कहा, अवनी, तुम्हारा हाथ ठीक नहीं है और तुम इस हालत में कॉलेज जाओगे कैसे? अवनी ने कहा, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे कॉलेज का पढ़ाई भी तो कंप्लीट करनी है। और वैसे भी मैंने इतने महीने बल्कि 1 साल तक बर्बाद कर दिया है। मैं नहीं चाहती कि और बर्बाद करूं। वैसे मैं अब ठीक हूँ। विक्रम ने कहा, ठीक है, लेकिन क्या मैं तुझे ड्रॉप कर सकता हूँ? ये सुन निहाल तो हैरान था, लेकिन अवनी भी थोड़ी सी हैरान थी, लेकिन फिर नॉर्मल होती हुई कहा, नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। ये सुन विक्रमादित्य मायूस हो गया, लेकिन अवनी की आगे बातें सुन उसकी आंखें चमक उठी। अवनी आगे कहा, अब मुझे आपकी हेल्प लेनी ही पड़ेगी। क्या आप मुझे हाथ ठीक होने तक स्कूल से ड्रॉप किया करोगे? विक्रमादित्य ने जल्दी से जवाब दिया, क्यों नहीं, जरूर करूंगा। फिर ठीक है, कल मैं आ जाऊंगा। अवनी मन में ही बहुत खुश थी, लेकिन वो जाहिर नहीं कर रही थी। भले ही वो 18-19 साल की क्यों ना हो, लेकिन उसके अंदर 23 साल की मेच्योर लड़की की आत्मा थी। अवनी विक्रम को देखा, फिर मुड़कर जाने लगी। 1-2 कदम आगे बढ़ी ही थी कि विक्रम ने पूछा, क्या मुझे तुम्हारे नंबर मिल सकता है?
अवनी कुछ पल रूठी, फिर मुड़कर विक्रम को देखा, फिर अपना फोन देते हुए कहा, ये लीजिए। इतना कहा तो विक्रम समझ गया। उसने तुरंत अवनी की फोन लेकर अपना नंबर डायल करके अवनी का नंबर ले लिया और उसको दे दिया। फिर कहा, मेरा नंबर भी उसमें है, सेव कर लेना। इतना कहकर वो जाकर गाड़ी में बैठ गया और वहां से चला गया। अवनी उसे जाते हुए देख रही थी और विक्रम व्यू मिरर से देख रहा था। अवनी भी जब तक देख रही थी तब तक अपनी आंखों से दूर ना हो जाए। अवनी भी अपनी घर चली गई। अवनी की मां सिमरन अवनी को देख खुश थी। जैसे ही उसने अवनी की चोट लगी हाथों को देखा तो वो परेशान हो गई और हड़बड़ाहट से पूछने लगी, अवनी बेटा ये क्या हुआ तुझे, ये चोट कैसे लगी? अवनी अपने मां को इतना परेशान को देख वो दिलासा देते हुए कहा, मां रिलैक्स, शांत हो जाइए, मैं सब बताती हूँ, और अब मेरा हाथ बिल्कुल ठीक है। उसकी मां सिमरन ने फिर से पूछा, लेकिन ये सब हुआ कैसे? अवनी ने जवाब दिया, मां वो हमारे इंडिया प्रेसिडेंट को किसी ने मरने की कोशिश की, लेकिन मुझे वो बात पता चल गई। बस उन्हें बचाने के लिए गई तो वो गोली मुझे लग गई। और चिंता मत कीजिए, प्रेसिडेंट ने मुझे जल्द से जल्द ट्रीटमेंट करवाया है, इसलिए मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। और मुझे उन्हें घर लेकर गए थे उनके परिवार से मिलने। वे सब बहुत अच्छे हैं माँ। मैंने आज पहली बार महसूस किया कि परिवार क्या होता है। अवनी बस बोलते ही जा रही थी, लेकिन सिमरन के आंखों में आंसू झरझर बह रहे थे। अवनी ने देखा कि उनकी माँ रो रही है तो उसने जल्दी से पूछा, क्या हुआ माँ? आप क्यों रो रही है? सिमरन ने आंसू को पोंछते हुए कहा, कुछ नहीं बेटा, मुझे बस आपके नानाजी की याद आ गई और मेरी बड़ी बहन का भी याद आ रही है। पता नहीं वो दोनों कैसे हैं। अवनी ने बड़े ही उम्मीद से पूछने लगी, माँ मुझे भी परिवार के बारे जाना है। जब मैं छोटी थी तब इतना मुझे याद नहीं, शायद मुझे लगता है मैं 4 से 5 साल की रही होगी, तब आपका एक्सीडेंट हो गया था। ये एक्सीडेंट कैसे हुआ माँ? हमारे ऐसे हालत कैसे हुई? और डैड भी दूसरी शादी कली है और दिव्या भी मुझसे 2 साल बड़ी है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे हालत किया किसने। सिमरन ने एक्सीडेंट की बात सुनी तो उसे बहुत ज्यादा दर्द, तकलीफ और गुस्सा साफ साफ दिख रहा था और अवनी थोड़ा बहुत समझ रही थी। अवनी ने आगे कहा, माँ प्लीज मुझे जानना है सब कुछ। क्या हमारे फैमिली इतने ही लोग थे? सिमरन चुप थी अवनी की सवाल सुनकर। अवनी अपनी माँ को देखा जो चुपचाप बेटी थी। अवनी फिर से कहना शुरू किया, माँ आप जानती हो मैंने नानाजी से मिलने गई थी यही सवाल पूछने, लेकिन रोहिणी और ज्योति की वजह से नहीं जा पाए और नानाजी नहीं मिल पाए। उस दिन से 1 हफ्ते तक बहुत तेज बुखार भी आया था। जब सिमरन ने सुना कि अवनी को 1 हफ्ते के लिए बुखार था, वो हैरानी से देखने लगी और पूछा, क्या तुम्हें हॉस्पिटल नहीं दिखाया? अवनी ने ना में सिर हिलाया। अमेली जानबूझकर इमोशनल कर रही थी क्योंकि उसे फैमिली के बारे में जाना था, लेकिन अवनी को पता था कि सिमरन इतनी आसानी से नहीं बताएगी, इसलिए इमोशनल ब्लैकमेल करना पड़ रहा था। वो अपनी माँ को परेशान करना नहीं चाहती थी। अगर सच्चाई जाने के लिए इतना कर सकती थी, क्योंकि भविष्य में अपने माँ को प्रोटेक्ट कर सके। सिमरन गुस्से में दांत भींचते हुए कहने लगी, वो कुत्ता, कमीना, हरामखोर राकेश को इतना आसानी से नहीं छोड़ूंगी मैं। धोखे से सारी संपत्ति को हड़प लिया और मुझे धोखे से तलाक भी ले लिया। वादे के मुताबिक तुझे अच्छे से देखभाल करने का जिम्मेदारी ली थी, लेकिन उसने नहीं किया। मेरी बेटी को दर्द में अकेले छोड़ दिया। नमक हरामखोर, उसको नहीं छोड़ूंगी। अवनी जल्दी से शांत कराती हुई कहा, माँ आप शांत होइए। इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं है। और आप डैड को इतना नफरत क्यों करती है? वो तुम्हारा बाप नहीं है अवनी। बीच में ही अमेली की बात काटते हुए सिमरन ने कहा। ये देख अमेली एकदम से शॉक हो गई। माँ आप ये क्या कह रही हो माँ? वो मेरे पिता नहीं है। फिर कौन है माँ? सिमरन आंखों में आंसू लिए चुप बैठी हुई थी। अवनी धीरे से कहा, माँ आपको नहीं बताना है तो मत बताइए, लेकिन आप परेशान ना होइए, आप रोइए नहीं। सिमरन ने एक गहरी सांस लेकर कहा, बेटा सच कहूं तो मुझे भी नहीं पता वो कौन था। मुझे मीटिंग के लिए राजगढ़ गए हुई थी। वो बड़े बड़े लोग मीटिंग के लिए आए हुए थे। मैं कभी शराब नहीं पीती, फिर भी मैं उस दिन बहुत ज्यादा नशे में थी। उस रात मुझे किसी ने ड्रग्स दे दिया गया था। मेरे नशे की हालत का फायदा उठाकर ही वो सब हो गया था। मैंने उस आदमी को पता करने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन नहीं पता लगा पाए। अवनी ने सवाल करते हुए पूछा, माँ आपको कुछ तो क्लू मिला होगा ना? अवनी की ये बात सुन सिमरन कुछ याद करते हुए कहा, हाँ मुझे एक लेटर और एक अंगूठी मिली थी नहीं बल्कि छोड़कर गया था,
लेकिन वो दोनों मैंने नानाजी के घर में एक छोटे के बॉक्स में रखा है। अवनी ने कहा, ठीक है माँ, आप परेशान ना होइए, कल हम शाम को नानाजी के पास जाएंगे, ठीक है? सिमरन ने हाँ में सिर हिलाया। माँ, हमारे फैमिली में मेंबर्स नहीं है, अमेली ने पूछा। सिमरन ने जवाब दिया, फैमिली में बहुत सारी लोग हैं, रिश्तेदार है बेटा, लेकिन सब के सब धोखेबाज है। आपके मामा लोग हैं और उनकी बीवियां और उनके बच्चे भी है। आपके नानी जी नहीं है बेटा। मैं छोटी थी तब हमें छोड़कर ही चली गई। मुझे तो आपके नाना जी और बड़े दीदी, आपकी बड़ी माँ अनुराधा ही पाला है। आपके नाना जी दूसरी शादी कली थी ये सोचकर कि मुझे और दीदी को वो औरत परवरिश देगी, लेकिन प्रॉपर्टी के लिए हमें इतना दर्द तकलीफ दे दी कि अब तक ठीक नहीं हो पा रहा है। आपके नाना जी अभी भी इसी बात पर रिग्रेट करते हैं कि ये सब उनके वजह से हुआ है, लेकिन उन्हें क्या पता था ये सब होने वाला है। उन्होंने तो हमारे खुशी के लिए किए थे। अवनी ने ये सब सुन वो हैरान भी थी और खुश भी और गुस्से में भी थी। अवनी गाड़ी से उतर गई, उन दोनों को बाय और गुड नाइट करके जाने वाली थी कि तभी निहाल ने जल्दी से पूछा, अवनी, तुम कौन सी कॉलेज में पढ़ रही हो? अवनी ने जब दिया, NIIT कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स के हाई स्कूल सेकंड ईयर में पढ़ रही ही हूँ। ये सुन निहाल ने जल्दी से कहा, अरे वाह, मैं भी वहीं कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। फिर ठीक है, कल कॉलेज में मिलते हैं। विक्रमादित्य ने जल्दी से बाहर निकला, वो भी अवनी से बात करना चाहता था, इसलिए बाहर आया और कहा, अवनी, तुम्हारा हाथ ठीक नहीं है और तुम इस हालत में कॉलेज जाओगे कैसे? अवनी ने कहा, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे कॉलेज का पढ़ाई भी तो कंप्लीट करनी है, और वैसे भी मैंने इतने महीने बल्कि 1 साल तक बर्बाद कर दिया है। मैं नहीं चाहती कि और बर्बाद करूँ। वैसे मैं अब ठीक हूँ। विक्रम ने कहा, ठीक है, लेकिन क्या मैं तुझे ड्रॉप कर सकता हूँ? ये सुन निहाल तो हैरान था, लेकिन अवनी भी थोड़ी सी हैरान थी, लेकिन फिर नॉर्मल होती हुई कहा, नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। ये सुन विक्रमादित्य मायूस हो गया, लेकिन अवनी की आगे बातें सुन उसकी आंखें चमक उठी। अवनी आगे कहा, अब मुझे आपकी हेल्प लेनी ही पड़ेगी। क्या आप मुझे हाथ ठीक होने तक स्कूल से ड्रॉप किया करोगे? विक्रमादित्य ने जल्दी से जवाब दिया, क्यों नहीं, जरूर करूंगा। फिर ठीक है, कल मैं आ जाऊंगा। अवनी मन में ही बहुत खुश थी, लेकिन वो जाहिर नहीं कर रही थी। भले ही वो 18-19 साल की क्यों ना हो, लेकिन उसके अंदर 23 साल की मेच्योर लड़की की आत्मा थी। अवनी विक्रम को देखा, फिर मुड़कर जाने लगी। 1-2 कदम आगे बढ़ी ही थी कि विक्रम ने पूछा, क्या मुझे तुम्हारे नंबर मिल सकता है? अवनी कुछ पल रुकी, फिर मुड़कर विक्रम को देखा, फिर अपना फोन देते हुए कहा, ये लीजिए। इतना कहा तो विक्रम समझ गया। उसने तुरंत अवनी की फोन लेकर अपना नंबर डायल करके अवनी का नंबर ले लिया और उसको दे दिया। फिर कहा, मेरा नंबर भी उसमें है, सेव कर लेना। इतना कहकर वो जाकर गाड़ी में बैठ गया और वहां से चला गया। अवनी उसे जाते हुए देख रही थी और विक्रम व्यू मिरर से देख रहा था। अवनी भी जब तक देख रही थी तब तक अपनी आंखों से दूर ना हो जाए। अवनी भी अपनी घर चली गई। अवनी की मां सिमरन अवनी को देख खुश थी। जैसे ही उसने अवनी की चोट लगी हाथों को देखा तो वो परेशान हो गई और हड़बड़ाहट से पूछने लगी, अवनी बेटा, ये क्या हुआ तुझे? ये चोट कैसे लगी? अवनी अपने माँ को इतना परेशान को देख वो दिलासा देते हुए कहा, माँ रिलैक्स, शांत हो जाइए, मैं सब बताती हूँ और अब मेरा हाथ बिल्कुल ठीक है। उसकी माँ सिमरन ने फिर से पूछा, लेकिन ये सब हुआ कैसे? अवनी ने जवाब दिया, माँ, वो हमारे इंडिया प्रेसिडेंट को किसी ने मरने की कोशिश की, लेकिन मुझे वो बात पता चल गई। बस उन्हें बचाने के लिए गई तो वो गोली मुझे लग गई। और चिंता मत कीजिए, प्रेसिडेंट ने मुझे जल्द से जल्द ट्रीटमेंट करवाया है, इसलिए मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। और मुझे उन्हें घर लेकर गए थे उनके परिवार से मिलने, वे सब बहुत अच्छे हैं माँ। मैंने आज पहली बार महसूस किया कि परिवार क्या होता है। अवनी बस बोलते ही जा रही थी, लेकिन सिमरन के आंखों में आंसू झरझर बह रहे थे। अवनी ने देखा कि उनकी माँ रो रही है तो उसने जल्दी से पूछा, क्या हुआ माँ? आप क्यों रो रही है? सिमरन ने आंसू को पोंछते हुए कहा, कुछ नहीं बेटा, मुझे बस आपके नानाजी की याद आ गई और मेरी बड़ी बहन का भी याद आ रही है। पता नहीं वो दोनों कैसे हैं। अवनी ने बड़े ही उम्मीद से पूछने लगी, माँ, मुझे भी परिवार के बारे जाना है। जब मैं छोटी थी तब इतना मुझे याद नहीं। शायद मुझे लगता है मैं 4 से 5 साल की रही होगी, तब आपका एक्सीडेंट हो गया था। ये एक्सीडेंट कैसे हुआ माँ? हमारे ऐसे हालत कैसे हुई? और तो और डैड भी दूसरी शादी कली है और दिव्या भी मुझसे 2 साल बड़ी है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे हालत किया किसने।
सिमरन ने एक्सीडेंट की बात सुनी तो उसे बहुत ज्यादा दर्द, तकलीफ और गुस्सा साफ साफ दिख रहा था और अवनी थोड़ा बहुत समझ रही थी। अवनी ने आगे कहा, माँ प्लीज मुझे जानना है सब कुछ। क्या हमारे फैमिली इतने ही लोग थे? सिमरन चुप थी अवनी की सवाल सुनकर। अवनी अपनी माँ को देखा जो चुपचाप बेटी थी। अवनी फिर से कहना शुरू किया, माँ आप जानती हो मैंने नाना जी से मिलने गई थी यही सवाल पूछने, लेकिन रोहिणी और ज्योति की वजह से नहीं जा पाए और नाना जी नहीं मिल पाए। उस दिन से 1 हफ्ते तक बहुत तेज बुखार भी आया था। जब सिमरन ने सुना कि अवनी को 1 हफ्ते के लिए बुखार था, वो हैरानी से देखने लगी और पूछा, क्या तुम्हें हॉस्पिटल नहीं दिखाया? अवनी ने ना में सिर हिलाया। अमेली जानबूझकर इमोशनल कर रही थी क्योंकि उसे फैमिली के बारे में जाना था, लेकिन अवनी को पता था कि सिमरन इतनी आसानी से नहीं बताएगी, इसलिए इमोशनल ब्लैकमेल करना पड़ रहा था। वो अपनी माँ को परेशान करना नहीं चाहती थी। अगर सच्चाई जाने के लिए इतना कर सकती थी, क्योंकि भविष्य में अपने माँ को प्रोटेक्ट कर सके। सिमरन गुस्से में दांत भींचते हुए कहने लगी, वो कुत्ता, कमीना, हरामखोर राकेश को इतना आसानी से नहीं छोड़ूंगी मैं। धोखे से सारी संपत्ति को हड़प लिया और मुझे धोखे से तलाक भी ले लिया। वादे के मुताबिक तुझे अच्छे से देखभाल करने का जिम्मेदारी ली थी, लेकिन उसने नहीं किया। मेरी बेटी को दर्द में अकेले छोड़ दिया। नमक हरामखोर, उसको नहीं छोड़ूंगी। अवनी जल्दी से शांत कराती हुई कहा, माँ आप शांत होइए। इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं है। और आप डैड को इतना नफरत क्यों करती है? वो तुम्हारा बाप नहीं है अवनी। बीच में ही अमेली की बात काटते हुए सिमरन ने कहा। ये देख अमेली एकदम से शॉक हो गई। माँ आप ये क्या कह रही हो? माँ वो मेरे पिता नहीं है। फिर कौन है माँ? सिमरन आंखों में आंसू लिए चुप बैठी हुई थी। अवनी धीरे से कहा, माँ आपको नहीं बताना है तो मत बताइए, लेकिन आप परेशान ना होइए, आप रोइए नहीं। सिमरन ने एक गहरी सांस लेकर कहा, बेटा सच कहूं तो मुझे भी नहीं पता वो कौन था। मुझे मीटिंग के लिए राजगढ़ गए हुई थी। वो बड़े बड़े लोग मीटिंग के लिए आए हुए थे। मैं कभी शराब नहीं पीती, फिर भी मैं उस दिन बहुत ज्यादा नशे में थी। उस रात मुझे किसी ने ड्रग्स दे दिया गया था। मेरे नशे की हालत का फायदा उठाकर ही वो सब हो गया था। मैंने उस आदमी को पता करने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन नहीं पता लगा पाए। अवनी ने सवाल करते हुए पूछा, माँ आपको कुछ तो क्लू मिला होगा ना? अवनी की ये बात सुन सिमरन कुछ याद करते हुए कहा, हाँ मुझे एक लेटर और एक अंगूठी मिली थी नहीं बल्कि छोड़कर गया था, लेकिन वो दोनों मैंने नानाजी के घर में एक छोटे के बॉक्स में रखा है। अवनी ने कहा, ठीक है माँ आप परेशान ना होइए, कल हम शाम को नानाजी के पास जाएंगे, ठीक है? सिमरन ने हाँ में सिर हिलाया। माँ हमारे फैमिली में मेंबर्स नहीं है? अमेली ने पूछा। सिमरन ने जवाब दिया, फैमिली में बहुत सारी लोग हैं, रिश्तेदार है बेटा, लेकिन सब के सब धोखेबाज है। आपके मामा लोग हैं और उनकी बीवियां और उनके बच्चे भी है। आपके नानी जी नहीं है बेटा। मैं छोटी थी तब हमें छोड़कर ही चली गई। मुझे तो आपके नाना जी और बड़े दीदी, आपकी बड़ी माँ अनुराधा ही पाला है। आपके नाना जी दूसरी शादी कली थी ये सोचकर कि मुझे और दीदी को वो औरत परवरिश देगी, लेकिन प्रॉपर्टी के लिए हमें इतना दर्द तकलीफ दे दी कि अब तक ठीक नहीं हो पा रहा है। आपके नाना जी अभी भी इसी बात पर रिग्रेट करते हैं कि ये सब उनके वजह से हुआ है, लेकिन उन्हें क्या पता था ये सब होने वाला है। उन्होंने तो हमारे खुशी के लिए किए थे। अवनी ने ये सब सुन वो हैरान भी थी और खुश भी और गुस्से में भी थी। फिर अवनी ने अपने माँ के लिए एक गिफ्ट्स लेकर आई थी। सिमरन ने देखा कि अवनी ने उसके लिए कुछ लेकर आई है तो खुश होते हुए पूछा, ये क्या है बेटा? ये मेरे लिए है। अवनी ने जवाब दिया, हाँ माँ ये आपके लिए लाई हूँ। एक मुलायम शाल और अपनी माँ के लिए विटामिन के सप्लीमेंट्स लेकर आई थी। सिमरन बहुत ज्यादा खुश थी। फिर कुछ सोचते हुए पूछा, बेटा पैसे कहाँ से आए इन सब के लिए? माँ मैं हैकिंग के काम करके कमाई है, अवनी ने आधा सच बताते हुए कहा, क्योंकि उनकी माँ के सामने झूठ नहीं बोलना चाहती थी और पावर्स के बारे में नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि ये बात तो कोई भी यकीन नहीं करता। अगर उनकी माँ यकीन कर लिए तो भी वो हमेशा परेशान में रहती कि कहीं अवनी के दुश्मन पैदा ना हो जाए, इसलिए उसने ना बताना ही ठीक समझा। सिमरन ने ये सुना तो वो एकदम से हैरान हो गई। बेटा तुम कोई गलत काम। सिमरन आगे बोलने से पहले ही अवनी ने कहा, माँ मैं सही काम करके ही पैसे कमाई है, और एक बात ये भी है माँ कि मैंने उन्हीं पैसों से ज़ैद गैम्बलिंग करके भी पैसे कमाई है। अब सिमरन का शौक होने का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वो हैरानी से अवनी को ही देखी जा रही थी। अवनी ने फिर कहा, माँ
मेरे अंदर टैलेंट भी है, मैं पैसे कमा सकती हूँ, मुझ पर आपको भरोसा है ना माँ? सिमरन बस अवनी को ही देखे जा रही थी और जल्दी से गले लगते हुए कहने लगी, बेटा मैं चाहती हूँ तुम स्ट्रोंग बनो, अपनी दम पर ही एक काबिलियत इंसान बनो, वो भी सही तरीके से। लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बेटा कि तुम कोई गलत काम नहीं करोगी। आई ट्रस्ट यू बेटा। अवनी भी जल्दी से जवाब दिया, थैंक यू माँ, आई प्रॉमिस यू माँ, कभी गलत काम नहीं करूंगी और आपको तकलीफ नहीं दूंगी। और दूर होते हुए कहा, माँ आज के बाद आप परेशान ना होइए, बस मुझ पर छोड़ दीजिए। बस सिमरन प्यार से देखने लगी। दोनों के बीच कुछ बातें होने बाद वो दोनों अपने कमरे जाकर सो गई। सुबह 7 बजे अवनी उठकर कॉलेज जाने के लिए तैयार होने लगी। उसने समय देखा तो 7:15 बज रहे हैं। अब उसका हाथ थोड़ा ठीक हो गया था, उसकी पावर के वजह से तेजी से रिकवर हो सकती थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि कोई उस पर डाउट करे और अपने आप को अच्छे से छुपाना भी वो जानती थी। थोड़ा हल्की सी मेकअप करने आईने के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने अपने आप को देखकर अवनी एक पल के लिए हैरान हो गई। वो इतनी खूबसूरत कैसे हो गई, अपने आप ही सोचने लगी। उसने अपनी हाथों की मिडिल फिंगर में पहनी हुई क्वीन ऑफ मरमीड की रिंग दिखाई नहीं दी। अवनी एकदम से हैरान हो गई और परेशान भी। वो रिंग कहाँ गया? यहाँ वहां ढूंढना शुरू कर दिया, कहीं खो तो नहीं गया। अब अवनी हताशा हो गई। थक हार कर बुझी मन से अपने कमरे से बाहर आई। आकर टिफिन करने अपने माँ के साथ बैठ गई। सिमरन भी उसको टिफिन परोसने लगी। उसने देख कि उसकी बेटी मायूस है। ये देख उसने कहा, बेटा क्या सोच रही हो और मायूस क्यों हो? तुम आराम क्यों नहीं करती? सिमरन की बात सुन अवनी होश में आई। उसने जवाब देते हुए कहा, नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो मैं ना कल बंगलो में 20 रुपए देकर एक रिंग खरीदी थी, लेकिन अब पता नहीं कहाँ खो गया। मैंने अपनी उंगली में पहनी हुई थी। छोटे बच्चे की तरह बोल रही थी। ये देख सिमरन जोर जोर से हंसने लगी। माँ आप हंस रही है? फिर से मुंह बनाते हुए कहा तो सिमरन उसे प्यार से अपनी हाथों से उसकी सर पर रखकर समझाते हुए कहा, अरे मेरा बच्चा, कोई बात नहीं, वो तुझे फिर से मिल जाएगा। तभी उसकी फोन की एक बीप की आवाज आई। वो एक मैसेज था विक्रमादित्य की। ये देख अवनी जल्दी से टिफिन करके कॉलेज जाने के लिए अपनी माँ से अलविदा कहके घर से बाहर आ गई। कुछ दूर तक चलने के बाद अमेली को विक्रमादित्य दिखाई दिया और वो उसके पास चली गई। विक्रम ने उसे अंदर बैठने के लिए ड्राइवर सीट के बगल वाली सीट का दरवाजा खोला। अवनी जाकर फ्रंट सीट पर बैठ गई। विक्रमादित्य भी आकर ड्राइवर सीट पर बैठ गया और वो वैसे चले गए। गाड़ी में साइलेंट था तो पहले विक्रम ने बात शुरू की, अब तुम्हारा हाथ कैसा है? अवनी जवाब देते हुए कहा, हाँ अब ठीक हूँ, अब परेशानी होने वाली बात नहीं है। ऑलमोस्ट ये ठीक हो चुका है। ऑलमोस्ट ठीक हो चुका है? गोली लगकर 2 दिन भी नहीं हुआ है और तुम कह रही हो कि ऑलमोस्ट ठीक हो चुका है? क्या तुम जादूगरनी हो? विक्रमादित्य ने थोड़ी हैरान होकर कहा, क्योंकि वो खुद मिलिट्री में गोली बहुत बार लग चुकी थी, इसलिए उसे पता था कि कितना दर्द होता था और कितने दिन तक दर्द रहता था। अवनी एकदम से हड़बड़ा गई, थोड़ी चालाकी से कहा, वो क्या है ना माँ, मुझे कल गरम हल्दी वाला दूध पिलाया था और गर्म पानी से थोड़ा घाव को साफ करके उसके ऊपर एंटीसेप्टिक पाउडर लगाया जो घाव को तेजी से भरने लगा, और मैंने डॉक्टर दी गई मेडिसिन भी ली थी। इसके वजह से घाव ठीक हो रहा था। इसका मतलब ये नहीं कि दर्द नहीं करता, अभी भी दर्द कर रहा है लेकिन पहले से थोड़ा कम। विक्रम ने जब ये सुना तो वो हाँ में सिर हिला दी। दोनों बातें करते करते वो लोग कॉलेज पहुंच चुके थे। विक्रमादित्य को बाय कह के गाड़ी से उतर गई और वो जाने लगी। तभी विक्रम ने कहा, लेने के लिए आओ क्या? अवनी ने मन करते हुए कहा, नहीं, मैं अपनी दोस्त के साथ आ जाऊंगी, आप परेशान ना ले। ठीक है, पर कोई भी हेल्प की जरूरत हो तो कॉल कर लेना, विक्रमादित्य ने कहा। अवनी ने कहा, ठीक है। इतना कह के वो मैन गेट के अंदर चली गई। अवनी अंदर जा रही थी तभी उसे बिंदु मिल गई। बिंदु ने अवनी को देख हैरान हो गई, क्योंकि अवनी आज बहुत ज्यादा ग्लो कर रही थी। बिंदु ने अवनी को देखते हुए पूछा, अवनी आज तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हो, क्या बात है? एक ही रात में इतनी खूबसूरती कैसे बढ़ गई? मुझे भी तो बताओ, और ये चोट कैसे लगी? अवनी ने कहा, अरे यार ऐसा कुछ नहीं है, यही चोट की वजह से मेडिसिन ले लेकर ऐसा हुआ है, बस और कुछ नहीं। लेकिन चोट कैसे लगी? बिंदु ने फिर से सवाल करते हुए पूछा। अरे बस मुझे घर में चोट लगी है, कुछ सामान रखते वक्त, तुझे तो पता है मैंने घर शिफ्ट कर दिया है, अवनी ने समझाते हुए कहा। बिंदु भी ज्यादा शक नहीं किया, वो भी हाँ में गर्दन हिला दी।
और वो दोनों बातें करते क्लास में चली गई। अमेली और बिंदु दोनों कॉल्स में जाकर बैठ गए। वीणा और उसके दो चमचिया निकिता और कविता वो भी अमेली को ही घूरे जा रही थी। हालांकि अमेली को कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो बिंदु के साथ पढ़ाई करने में बिजी हो। बिंदु पढ़ाई में भी होशियार तो थी, लेकिन इंग्लिश सब्जेक्ट में बहुत ही कमजोर थी और अमेली बहुत ही मुश्किल से सब सब्जेक्ट में पास होती थी। अब वो बहुत ही तेजी से पढ़ रही थी। ये देख वीणा और उसके चमचिया उससे मजाक उड़ाते हुए कहने लगी, दिमाग में दो शब्द भी नहीं घुसते और पढ़ाई करने का दिखावा अच्छे से कर लेते हैं। ऐसी बातें सुन सब स्टूडेंट अमेली को ही देखने लगे, लेकिन अमेली बस चुपचाप पढ़ाई में ध्यान लगाई हुई थी। बिंदु जो अवनी के साथ कुछ डिस्कस कर रही थी वो अचानक से वीणा को घूरने लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानती थी कि वीणा आमिर बाप की बेटी है और वो उन दोनों को नीचा दिखाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी, इसलिए चुप रहना ही ठीक समझा। ये देख कि अमेली और बिंदु दोनों उससे कोई रिएक्शन नहीं दे रही है, इससे वो और ज्यादा चिढ़ गई। उतने में ही क्लास में टीचर आ गए, इससे सभी स्टूडेंट अटेंशन देने लगे। वो टीचर मैथ्स सब्जेक्ट का टीचर था, उसकी सब्जेक्ट में कुछ ही गिने चुने स्टूडेंट ही मैथ्स में टॉपर थे और कुछ स्टूडेंट मीडियम थे और कुछ बहुत ही मुश्किल से मैथ्स सॉल्व करते थे। बिंदु हर तरह की प्रॉब्लम सॉल्व किया करती थी, हाँ एक दो नहीं कर पाती थी लेकिन वो बाकी के सारे सॉल्व कर देती थी। लेकिन अमेली बहुत ही मुश्किल से एक दो सॉल्व कर पाती थी। उनके मैथ्स टीचर सबके लिए दो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कहा। जो सवाल उनके टीचर ने दी थी वो बहुत ही मुश्किल सवाल था, सब लोग उन सवाल को सॉल्व करने में बिजी हो गए। टीचर ने सबको एक एक करके सबका जवाब घूमते हुए देख रहा था। ऑलमोस्ट सभी फेल थे, कुछ लोग आधे पर रुक गए थे। 5 से 6 स्टूडेंट ही सही जवाब दिया था। टीचर को पता था कि अमेली इसका जवाब नहीं दे पाएगी, उसने जानबूझकर अमेली को वह आकर प्रॉब्लम को सॉल्व करने को कहा। टीचर नाम था गोपाल पांडे था, वो भी अमेली को नफरत से देखता था। वो एक किस्म का लालची इंसान था। उसने अमेली को अपने पास बुलाकर उसको बड़ी सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने कहा। अमेली कुछ पल सोचा, फिर वो उठकर सामने गई, हाथों में पेन मार्कर लेकर खड़ी हो गई। सबको लग रहा था कि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगी। सब बस चुपचाप बैठकर देखने लगे। एक गहरी सांस लेकर उस प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर दिया। उसका इतनी तेजी से सॉल्व करता देख सबके सब आंखें फाड़े ही उसे ही देखे जा रहे थे। आखिर में उसने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। जब उसने सॉल्व करके सामने की ओर मुड़ी तो सब उसी को ही देख रहे थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि अवनी इतनी जल्दी सॉल्व कर दी। खुद उनके टीचर भी हैरान होकर मुंह खोलकर खड़ा हुआ था। आखिर में जब उसे होश आया तो उसे गुड कह के अपने शीट पर जाकर बैठने को कहा। वो भी जाकर चुपचाप बैठ गई। हालांकि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे शाबाशी दे या ना दे। आज बिंदु भी हैरान होकर अमेली को ही देख रही थी। आज अमेली पूरी तरह से बदलिशी लग रही थी। इसी तरह आज का क्लास खत्म हो गया था। अमेली और बिंदु दोनों ही कैंटीन की ओर चली गई। वहां से कुछ खाने के लिए ऑर्डर भी किया। उस कैंटीन में और भी लोग आ रहे थे। अमेली की उसकी सौतेली बहन सोनिया भी अपनी दोस्तों के साथ आए और आकर एक टेबल पर बैठ गई। वो दोनों अपने अपने फूड को एंजॉय करते हुए खा रही थी। तभी 4 लड़के वहां आकर टपक पड़े। इसे अमेली बहुत ज्यादा चिढ़ गई थी। सोनिया ने देखा कि सीनियर लड़के अवनी को छेड़ रहे हैं, ये समझकर वो मन ही मन खुश होकर ये तमाशा देख रही थी। सोनिया अमेली की दूसरे चाचा चची की बेटी थी। दीपक खुराना और ज्योति खुराना की बेटी, वो भी अमेली से बहुत ज्यादा चिढ़ती थी। जब दोनों खाना खा रहे थे वे बार बार छेड़ रहे थे। कभी तो एक चमचा खाना को लेकर खाता तो दूसरे ने उनका बोतल का पानी पी लेता। अमेली अब बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई थी। उसने वेंकी नाम का लड़के को एक थप्पड़ जड़ दिया। इससे वो बैठे सब हैरान थे। सोनिया भी हैरान थी। फिर अमेली ने दूसरे लड़के को धक्का दे दिया। वो जाकर जमीन पर गिर पड़ा। इससे वे चारों को इतना तेज गुस्सा आया कि वो अमेली को पकड़ने के लिए आगे बढ़े कि अमेली उन सबको खूब पिट पिट के कीमा बनाकर छोड़ दिया था। उनमें से एक लड़का जिनका नाम मोनी था, उसने कहा, तुझे इतनी हिम्मत है कि हम पर हाथ उठाए। उसने तुरंत उठ खड़ा हुआ, पानी की बोतल लेकर अमेली के ऊपर पानी डालने ही वाला था कि अमेली ने इतनी तेजी से उसके सिर पर नूडल्स के प्लेट को उल्टा कर दिया कि सारा नूडल्स पेट में होने की बजाय उसके सिर पर था। मोनी ने रोनिसी सूरत बनाकर कहने लगा, अरे ये क्या कर दिया तूने लड़की, नूडल्स खाने के लिए होता है, ना कि सिर पर डालने के लिए। अमेली ने देखा कि बच्चों की तरह शिकायत कर रहा था। सब लड़के अवनी को ही घूरे जा रहे थे। सोनिया जो अपने दोस्तों के साथ बैठकर ये सब देख मजे कर रही थी,
अब वो एकदम से हैरान थी, क्योंकि हमेशा से चुपचाप रहने वाली ये लड़की आज शेरनी की तरह गुस्से में सबको मजा चखा रही थी। अमेली जाकर अपना खाना खाने लगी। तभी एक लड़के ने कैंटीन में आया और उसने सीधे उन चारों लड़के के पास आया और उनकी ये हालत को देखकर पूछा, अरे ये क्या हुआ तुम लोगों को, और किसने किया तुम्हारी ये हालत? रोनी ने कहा, ये सब इस लड़की ने किया, अमेली की ओर इशारा करते हुए कहा। जब वो लड़का अमेली की तरफ देखा, लेकिन देख नहीं पाया क्योंकि अमेली की पिठ उस लड़के की तरफ थी। अरे यार, देख यहाँ, मोनी की हालत कैसी हुई है। नूडल्स को ऐसे कोई सर पर फेंकता है क्या? वेंकी ने कहा। सब लोग उस लड़के को देख परेशान में आ गए थे। सोनिया भी बहुत ज्यादा खुश हो गई और मन में कहने लगी, अब देखती हूँ तुम इस लड़के से कैसे बचोगी। वो लड़का अमेली के पास गया और कहा, एक्सक्यूज मी। अभी भी अमेली की पिठ उसकी ओर ही था जब उसने उस लड़के को देखने के लिए पीछे मुड़ी। सामने कोई और नहीं बल्कि निहाल ही था। निहाल भी अमेली को देख एकदम से हैरान हो गया और उसने जल्दी आगे बढ़ते हुए कहा, अमेली तुम यहाँ। अमेली भी थोड़ी सी हैरान थी, फिर नॉर्मल होते हुए एक स्माइल के साथ कहा, निहाल तुम यहाँ, तुम्हारा भी यही कॉलेज है? हाँ, और तुम कौन सी क्लास में हो? निहाल ने पूछा। मैं 12 में डी क्लास में हूँ। ओह अच्छा, मैं ए क्लास में हूँ, निहाल ने जवाब दिया। दोनों को इस तरह बात करते देख वो चारों लड़के और सोनिया भी बहुत ज्यादा हैरान थे। निहाल भी जाकर अमेली के टेबल पर ही बैठ गया और बात करने लगे। तुमने टिफिन किया? अमेली ने पूछा। अभी तक तो नहीं, निहाल ने जवाब दिया। चलो हमारे साथ ज्वाइन कर लो, अमेली ने कहा, और निहाल भी उनके साथ ही ज्वाइन कर लिया। ये देख सोनिया भी जलन के मारे भून रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती। ऐसे हालत सोनिया की अकेली का नहीं था, वो जितनी भी लड़कियां थी सबका यही हाल था। सबके सब अमेली से जल रही थी। वे तीनों अपने ब्रेकफास्ट करने लगे। तभी वेंकटेश यानी वेंकी ने आकर निहाल से पूछा, अरे यार कैसा दोस्त है तू? इस लड़की ने हम सबकी धुलाई की है और तुम इनके साथ बैठकर खा रहा है। निहाल ने खाते हुए कहा, देख वेंकी, मुझे पता है तुम सबकी हरकतों के बारे में, इसलिए मुझे मत बता कि कौन सही है और कौन गलत। और रही बात दोस्त की, तो तुम सब मेरे दोस्त हो, उसी तरह अवनी भी मेरी दोस्त है, इसलिए उसके साथ बदतमीजी ना करो। वेंकी ने कुछ नहीं कहा और उसका शक्ल उतरा हुआ था। मोहन यानी मोनी ने कहा, अरे पहले हम दोस्त हैं, बाद में ये, अमेली की तरफ उंगली से पॉइंट करते हुए मोहन यानी मोनी ने कहा। इससे अमेली को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो तो बस चुपचाप खा रही थी। बिंदु थोड़ी सी परेशान होकर कभी अमेली को देख रही थी तो कभी उन सभी लड़के को। उन तीनों ने नाश्ता खत्म कर लिए और वह से जाने लगे, तभी पीछे से रोहन यानी रोनी ने कहा, अरे यार हद है, एक तो हमें छोड़ के नाश्ता कर लिया और ऊपर से हमें छोड़कर जा रहा है। हम भी आते हैं, रुकना। उनको जाता देख वे चारों आपस में बात करने लगे। अब तो नील हमारे बात तो नहीं माने वाला, चलो चल के माफी मांग लेते हैं। इतना कहके ही वे सभी उनके पीछे भागे। अरे हमें माफ कर दो, चंद्रकांत यानी चेनकी ने कहा। माफी मुझसे नहीं बल्कि इन दोनों से मांगो, नील ने कहा। वे चारों को चारों एक साथ अमेली और बिंदु से माफी मांगने लगे। बिंदु थोड़ी सी घबराहट में अमेली के पीछे छुप गई। इससे नील को गुस्सा आता है, बिंदु पर नहीं बल्कि उन चारों पर। वे चारों माफी मांगने का तरीका कुछ ऐसा ही था, कोई होठ पकड़ के माफी मांगता तो कोई पैर पकड़ के मांग रहा था, और वे चारों पहले पहले कह के आपस में खींच रहे थे। नील ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, ये क्या करते हो बेवकूफो, तुम सबको माफी मांगने को कहा था, बंदर की तरह प्रदर्शन करने नहीं। वे चारों एकदम से चुप हो गए और अच्छे बच्चे की तरह एक एक करके माफी मांगने लगे। अमेली भी ज्यादा आगे नहीं बढ़ाई, उसने तुरंत माफ कर दिया क्योंकि उसने भी तो बहुत पीटा था। निहाल ने पूछा, अभी कौन सी क्लास है तुम्हारी? अभी मेरी कोई भी क्लास नहीं है, अब मैं घर जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, क्या मैं छोड़ दूँ? निहाल ने फिर से पूछा। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। इतना कह के रिया वहां से चली गई। आज वो और उनकी माँ अपनी नानाजी के घर जाने वाले थे, इसलिए वो से जल्दी निकल गई। प्रतीक ने कहा, भैया आप जानते हैं मुझे किस चीज में आपकी मदद की जरूरत है, प्लीज भैया, सिर्फ एक सॉन्ग बस और कुछ नहीं। विक्रम ने कहा, प्रतीक आखिरी बार भी ऐसा ही कहा था, तुमने बस एक कह के ऑलमोस्ट 50 जोर सॉन्ग्स कंपोजर कर दिया है। भैया प्लीज ना, प्रतीक ने मनाते हुए कहा। ठीक है, कब तक चाहिए?
विक्रमादित्य अपने एक उंगली से माथे पर खुजलाते हुए पूछा। इससे प्रतीक खुश हो पाता विक्रमादित्य आगे कहा, लेकिन मेरी कंडीशंस पता है ना? हाँ हाँ भैया, मुझे अच्छे से पता है। जब ही देखो आप यही तो कंडीशन बताते रहते हैं कि आपको पब्लिसिटी नहीं चाहिए, आपके नाम आगे नहीं आनी चाहिए। मुझे सब कुछ याद है भाई, प्रतीक ने कहा। विक्रमादित्य कुछ नहीं कहता, अपनी स्पेट्स को पहनते हुए बस हम में जवाब दिया। ये देख प्रतीक ने आगे कहा, भाई क्यों नहीं चाहते आपके बारे में पता चले? आपको पता है सारी दुनिया आपके गाने को कितना लाइक करते हैं, पागलों की तरह लाइक करते हैं भाई, लेकिन आप तो अपनी ये पहचान भी छुप के रखे हो। इस बात से विक्रमादित्य कुछ नहीं कहता, बस अपनी कामों में बिजी हो जाता है। तभी अविनाश अंदर आया और विक्रमादित्य के हाथ में एक फाइल देते हुए कहा, बॉस ये रहे मिस्टर गुप्ता की फाइल। मिस्टर गुप्ता वो चाहता है कि ईस्ट साइड की जगह पर उसका माल बने, इसलिए वो पर आसपास खली साइट को किसी को भी लेने नहीं दे रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि उसके अलावा किसी का भी मॉल न बने। अविनाश थोड़ा गंभीर में कहा। विक्रमादित्य थोड़ा सा चश्मे को ठीक करते हुए कहा, तो फिर उसका काला चिट्टा खोल दो, लेकिन उससे पहले उसका एक डेमो दिखा दो, उतने में ही उसकी औकात खुद ब खुद उसको पता चल जाएगा। ये कहते वक्त उसके चेहरे पर कोई भाव दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आवाज में कठोर गुस्सा और धमकी साफ साफ सुनी जा सकती थी। अविनाश ने हाँ में सिर हिलाया और प्रतीक और देखते हुए कहा, ओह आप फिर से बॉस के पास रिक्वेस्ट लेकर आ गए। प्रतीक उमासी लेते हुए कहा, अभी भाई क्यों मुझसे इतना जलते हो क्या? हाँ अविनाश ने कहा, मैं वो भी तुमसे? किसने कहा? मैं कह रहा हूं, प्रतीक ने कहा। दोनों की ऐसे बातें सुन विक्रमादित्य वह से उठकर जाने लगा। ये देख वो दोनों उसके पीछे आ गए। दूसरी ओर अमेली और उसकी मां दोनों मलवानी आई हुई थी, क्योंकि राजगोपाल ओबरॉय यानी कि अमेली के नाना जी एक छोटे से गांव मलवानी में रहते थे। वे दोनों उसी जगह पर पहुंच गए। वे दोनों बाहर खड़े होकर उस छोटे से घर को देख रहे थे। सिमरन अपने पिता की हालत सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। अमेली को पुरानी अमेली के यादों में झांकर देखने लगी कि कुछ यादें हैं या नहीं। आखिरी यादें जब वो 5 साल की थी तब का था। वो अपने माँ के साथ खेलते हुए, हंसते हुए, उनके नाना जी के साथ मस्ती करते हुए। आखिरी जब वो अपने पैलेस से दूर माँ की एक्सीडेंट, नाना जी को घर से बेदखल होना, ये सब याद फिल्मी की तरह चलने लगा। अमेली को यादों में बहुत सारी लोगों की तस्वीर सामने आने लगी। वे सब वही लोग थे, अमेली के नाना जी और उसके माँ और उसके बड़ी माँ के साथ हुआ था। इन सबका जिम्मेदार वे सब थे। वे दोनों उस घर के दरवाजा खोलकर अंदर आए। घर पूरे अंधेरे था। वहीं एक कोने में छोटी सी बल्ब जल रही थी। वहीं पे एक लकड़ी के चेयर पर बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था और उसके हाथ में एक बुक था जो वो बड़े ही ध्यान से पढ़ रहे थे। पिताजी। जब राजगोपाल के कानों में ये आवाज पड़ी तो एकदम से उनकी आंखों के पलकों को ऊपर उठाए और उनके हाथ कांपने लगी। सिमरन एक कदम आगे आए, फिर से पुकारी, पिताजी। दोबारा आवाज सुन राजगोपाल उस ओर देखा जहां आवाज आई। सामने सिमरन को देख वो हैरान हो गए। उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि क्या सच में सिमरन है। राजगोपाल धीरे से आगे बढ़े, तभी सिमरन जल्दी से आगे आई और उनका हाथ थाम लिया। राजगोपाल उनको एक टक देखे ही जा रहा था। सिमरन, सिमरन क्या तुम हो? सच में तुम हो क्या? तुम ठीक हो गई? हाँ पिताजी, मैं ही हूँ, आपकी छोटी बेटी सिमरन। सिमरन ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन तुम हॉस्पिटल से कब डिस्चार्ज हुई? राजगोपाल ने पूछा। आज से 4 दिन हुआ पिताजी, सिमरन ने जवाब दिया। तभी राजगोपाल की नजर अमेली पर पड़ी, जो वही थोड़ी दूर खड़ी हुई थी। सिमरने ने देखा कि उनके पिताजी अमेली को ही देख रहे हैं तो उसने कहा, पिताजी ये हमारी अमेली है। अमेली। धीमी आवाज से राजगोपाल अपने मुंह से शब्द निकले तो अमेली जल्दी से उनके पास आकर बैठ गई। अमेली को भी जानी पहचानी चेहरा, उनके साथ अपनापन का एहसास हो रहा था। अमेली मन में कहती है, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि मैं इन्हें जानती हूँ, कोई तो रिश्ता है। भले ही ये अमेली के नानाजी हो, लेकिन मुझे से भी पिछले जन्म का नाता हो। उस जन्म में भी ये चेहरा देखा देखा सा लग रहा है। ये ख्याल अमेली नहीं बल्कि अमेलिया बनकर हो रही थी। क्या है रिश्ता अमेलिया राजगोपाल से, जो दोनों जन्म में उस इंसान से मिली थी? तभी राजगोपाल की आवाज से अमेली सोच से बाहर आती है। कितनी साल हो गया है, मैं अपनी नातिन को नहीं देखा, कितनी बड़ी हो गई है। राजगोपाल अमेली को हाथ पकड़ते हुए कहा। जब से राजगोपाल अपने पैलेस से बेदखल हो गए थे तब से वो अमेली से नहीं मिले थे।
ये कहिए कि राकेश उन्हें मिलने नहीं दिया था। राकेश अमेली को अपनी पास रखने की वजह कुछ और ही था। भले ही राकेश सिमरन से झूठा वादा किया हो कि अमेली को ख्याल रखूंगा, लेकिन उसका इरादा कुछ और ही था। अमेली के नाम पर जो प्रॉपर्टी है वो सारा प्रॉपर्टी उनके नाम पर करवाना चाहते थे, क्योंकि उनको पता चला गया था कि सिमरन अपनी खुद की कमाई हुई प्रॉपर्टी में से 70% अमेली के नाम पर कर रखी है। जब अमेली 21 साल की हो जाएगी तो वो उस सारे प्रॉपर्टी का मालकिन हो जाएगी। अभी तो 2 साल बाकी था, लेकिन राकेश को ये नहीं पता था कि सिमरन एक्सीडेंट होने से पहले ही उसकी खुद की प्रॉपर्टी 70% अमेली की नाम कर दी थी, और स्ट्रिक्टली कंडीशन भी रखा था कि अगर कोई भी इंसान अमेली की प्रॉपर्टी हड़पने की कोशिश करता है वो भी 21 साल से पहले, तो वो जुर्म माना जाएगा, और नहीं अवनी खुद ही किसी और के नाम कर सकती थी। और जब वो 21 साल की होने के बाद ही वो ये सारे प्रॉपर्टी का मालकिन बना जाएगी, और वो कम से कम 5 साल तक इस प्रॉपर्टी को संभालना पड़ेगा, तब आगे जाकर उसका प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे कर सकती है, वो भी अपनी पति को या अपने बच्चे को। इसके अलावा वे दोनों में से किसी के नहीं हुआ तो वो सारे प्रॉपर्टीज को अनाथालय या गवर्नमेंट में चला जाएगा। ये प्रॉपर्टीज को सिमरन बड़े ही ध्यान से अमेली के नाम पर कर रखी थी, शायद उसको पहले से कुछ पता हो। अमेली अपनी नानाजी से बड़े ही प्यार से बात कर रही थी, तभी सिमरन अपने पिताजी से पूछा, पिताजी, दीदी कहाँ है? ये सवाल सुन राजगोपाल के आंखों में आंसू आ गए। आंखों में आंसू देख सिमरन और अमेली बहुत ही हैरान हुई, साथ ही साथ घबराने लगी। तभी सिमरन जल्दी से पूछा, क्या हुआ पिताजी, बताइए क्या हुआ? अमेली भी परेशान थी कि बड़े माँ की धुंधई यदि को याद कर पा रही थी, वो भी जाना चाहती थी। राजगोपाल ने बताया, अनुराधा ओबरॉय पैलेस में है। ये सुन सिमरन हैरान रह गई। ओबरॉय पैलेस में? सिमरन हैरान से कहा, हाँ बेटा, उन लोगों ने आपकी बड़ी बहन को नौकरानी बनाकर रखा है, एक नौकरानी बनकर काम कर रही है। राजगोपाल ने आंखों में आंसू लिए कहा। ये देख सिमरन और राजगोपाल दोनों ही इमोशनल हो गए, लेकिन अमेली अब उसे ठान ली थी कि क्या करना है। नाना जी, माँ, आप चिंता ना करें, बड़ी माँ को हम वापस लेकर आएंगे, और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि हमारा सब कुछ वापस पालूंगी, हर एक बदला लूंगी मैं। अमेली की बात सुन वे दोनों हैरान रह गए, साथ ही साथ खुश भी थे। कोई नहीं था उनको सपोर्ट करने के लिए। अमेली की परिवार में नाना जी, माँ और बड़ी माँ के अलावा और कोई नहीं था। बहुत सारे लोग हैं लेकिन न के बराबर। तभी घर के अंदर 40 साल की एक औरत आई। उसने देख कि घर में कोई और भी लोग हैं। उसने आंख उठाकर देख तो उसे विश्वास ही नहीं हो रही थी। जल्दी आगे बढ़कर देखा कि सामने सिमरन है। उसने जल्दी से गले लगते हुए रोने लगी। सिमरन, ये तुम ही हो ना? वो औरत रोते हुए पूछा। हाँ दीदी, मैं ही हूँ, मैं ठीक हो गई हूँ, 4 दिन हो गया हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर। वो औरत और कोई नहीं बल्कि सिमरन की बड़ी बहन अनुराधा थी। दीदी, मुझे पता चला कि आप ओबरॉय पैलेस में सर्वेंट बनकर काम कर रही हो। क्यों दीदी? हाँ सिमरन, मैं वहीं पर ही काम कर रही हूँ। क्या करूँ, मुझे कहीं जॉब नहीं मिला। जहाँ जहाँ इंटरव्यू के लिए जाती तो ओबरॉय के कोई न कोई मेंबर के वजह से मेरा जॉब ही चला जाता। बहुत ही मुश्किल हो गया था सिमरन। आखिरी में उनकी बात मान ली। कभी कभी समय मिलता पिताजी को देखने यहाँ आया करती हूँ। तभी अनुराधा की नज़र अमेली पर पड़ी। उसको देख अनुराधा इमोशनल हो गई। वही अमेली एकदम से हैरान थी। तभी अनुराधा की नज़र अमेली पर पड़ी। उसको देख अनुराधा इमोशनल हो गई। वही अमेली एकदम से हैरान थी, क्योंकि अमेली यानी कि अमेलिया पहले से सामने खड़ी उस औरत को एक जानी पहचानी सी लग रही थी, लेकिन उसे बस धुंधई धुंधई याद ही आ रहा था। अनुराधा अमेली तरफ बढ़ी। उसने देखा कि अमेली कितनी बड़ी और कितनी खूबसूरत हो गई है। उसे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही थी, लेकिन अमेली बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी। आखिर क्यों क्यों परेशान हो रही थी अमेली? लेकिन किसी ने अमेली के चेहरे को ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि सब कई साल के बाद एक साथ मिल रहे थे, इसलिए अमेली का रिएक्शन नहीं देख पा रहे थे। काश काश मुझे पास देख पाती, काश ये पता लगा पाती कि इस औरत से मेरा क्या नाता है, क्यों मैं बार बार उनकी तरफ खींचे जा रही हूँ। अमेली अपने आप ही मन में कहने लगी कि तभी अमेली एकदम से सामने चक्रव्यूह दिखने लगा। अमेली ये देख उसे खुद अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो पा रहा था, क्योंकि सामने का नज़ारा देख कैसे यकीन कर सकता था, क्योंकि सामने समुद्र के पानी के अंदर चक्रव्यूह दिख रहा था, मनो अमेली खुद समुद्र में डूबी हो। उसके सामने पुराने जमाने का फिल्म की तरह सीन चलने लगा था। लेकिन किसी ने अमेली के चेहरे को ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि सब कई सालों बाद मिल रहे थे, इसलिए अमेली का रिएक्शन नहीं देख पा रहे थे। काश
काश मुझे पास देख पाती, काश ये पता लगा पाती कि इस औरत से मेरा क्या नाता है, क्यों मैं बार बार उनकी तरफ खींचे जा रही हूं। अमेली अपने आप ही मन में कहने लगी कि तभी अमेली एकदम से सामने चक्रव्यूह दिखने लगा। अमेली ये देख उसे खुद अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो पा रहा था, क्योंकि सामने का नजारा देख कैसे यकीन कर सकता था, क्योंकि सामने समुद्र के पानी के अंदर चक्रव्यूह दिख रहा था, मानो अमेली खुद समुद्र में डूबी हो। उसके सामने पुराने जमाने का फिल्म की तरह सीन चलने लगा था। उस सीन ये खा रहा था कि एक 4 साल की बच्ची एक 26 साल की औरत के साथ छुपन छुपाई खेल रही थी। अमेलिया, अमेलिया मेरी प्रिंसेस कहाँ है? किसी ने देखा है मेरी प्रिंसेस को? वही 10 कदम दूरी पर एक छोटा पेड़ के पीछे एक बच्ची छुपी हुई थी और मुंह पर हाथ रखकर हंसे जा रही थी। अरे हाँ, पकड़ लिया, औरत ने बच्ची को गोद में उठाते हुए कहने लगी, और वो दोनों माँ बेटी जोर जोर से हंसाने लगे। तभी वो सूट में एक आदमी आया, उसका उम्र यही 30 का होगा। वो आकर कहने लगा, अरे मेरी गुड़िया अपने मम्मा के साथ ही खेलेगी लेकिन मेरे साथ नहीं खेलोगी? हाँ, नो नो दादा, मैं भी खेलूंगी, आप तेतात अपनी टूटी फूटी आवाज में कहती है। ये देख वो दोनों औरत और आदमी दोनों ही हंसाने लगते हैं, और वो आदमी जल्दी जाकर उस बेबी अमेलिया को गोद में उठा लेता है। वो छोटी बच्ची और कोई नहीं बल्कि अमेलिया ही थी, जो अमेलिया का था, और वो औरत अनुराधा थी, और वो आदमी अनुराग बासु था, जो अमेलिया का पिता था। अमेलिया ही थी। अब चक्रव्यूह में अमेलिया अपनी फैमिली से दूर कैसे हुई? अवनी को किडनैप कर लिया गया था। अनुराधा और अनुराग अपनी बेटी अमेलिया के साथ अम्यूजमेंट पार्क गए हुए थे। वहां ढेर सारे बच्चे भी खेल रही थी। तभी अचानक से ब्लास्ट की आवाज सुनाई दी गई। सब लोग अपने अपने बच्चे को लेकर वहां से भाग रहे थे, लेकिन अनुराधा और अनुराग को अपनी बेटी अमेलिया नहीं मिल रही थी। उसके साथ कुछ बच्चे भी गायब थे। तब से अमेलिया अपने परिवार से हमेशा के लिए बिछड़ गई थी। चक्रव्यूह गायब हो गया। अमेली, अमेली, अमेली बेटा क्या हुआ? तुम चुपचाप हर तरफ ऐसे क्यों देख रही हो? अनुराधा ने घबराते हुए कहने लगी। सिमरन और राजगोपाल भी बहुत परेशान भी हो गए थे। अमेली ये एकदम से होश में आ गई और उन तीनों को देखने लगी। सामने खड़ी अनुराधा पर गई, जो उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान में थी। अमेली तुरंत ही अनुराधा के गले लगकर रोने लगी। मोम, मोम आप कैसी हैं? मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया। इतना कहते ही वो जोर जोर से रोने लगी। अमेली की ऐसी हालत देखकर वे तीनों भी बहुत ज्यादा परेशान थे। फिर भी वे खुश थे, क्योंकि अनुराधा के लिए इतना प्यार देकर सिमरन और राजगोपाल दोनों भी बहुत ज्यादा खुश थे। लेकिन सच्चाई से बेखबर वे तीनों थे। अमेली मन में सोचने ने लगी, इसका मतलब अमेली कोई और नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन थी। लेकिन अब वो नहीं रही, और मैं भी तो मर चुकी हूँ। क्या मैं अपनी ही बहन के शरीर में ही पुनर्जन्म मिला है? ओह गॉड, ये कैसा मिरेकल है! इसका मतलब ये मेरा ही परिवार है। सिमरन ने पूछा, बेटा क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो गई? अरे कुछ नहीं मोम, वो मैं आपके लिए और बड़ी मोम के लिए और नाना जी के लिए कुछ करना चाहती हूँ। आप तीनों मेरे परिवार हो, इसलिए मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ करूंगी। इसलिए कुछ ज्यादा ही सोचने लगी थी हमारे दुश्मन के बारे में। और इतना कहकर फिर से मन में सोचने लगी, मोम प्रॉमिस करती हूँ, मैं अमेलिया यानी कि मैं और अमेली यानी कि वो भी मैं ही हूँ, वो भी मेरी छोटी बहन की शरीर में, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आप सबकी ख्याल रखूं और खुश रखूं। दोनों एक ही बनकर आप सबको खुश रखूंगी और हमारी दुश्मन को कभी नहीं छोड़ूंगी, हर एक का बदला लूंगी, और उन सबका काउंटडाउन शुरू होता है आज से। तभी सिमरन ने कहा, दी और डैड, क्यों ना हम एक छोटा सेलिब्रेशन करें, सबके एक साथ होने की खुशी में। और इतना कहकर फिर से मन में सोचने लगी, मोम प्रॉमिस करती हूँ, मैं अमेलिया यानी कि मैं अब छोटी बहन के शरीर में हूँ, तो अब हम दोनों एक ही बन गई हैं, तो फिर इस सच्चाई को सीक्रेट रखना ही होगा। दोनों माँ को अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आप सबकी ख्याल रखूं और खुश रखूं, और हमारी दुश्मन को कभी नहीं छोड़ूंगी, हर एक का बदला लूंगी, और उन सबका काउंटडाउन शुरू होता है आज से। तभी सिमरन ने कहा, दी और डैड, क्यों ना हम एक छोटा सेलिब्रेशन करें, सबके एक साथ होने की खुशी में। वे चारों ने एक साथ बैठकर खाना खाए। तभी अमेली ने कहा, बड़ी माँ, आप ओब्रॉय पैलेस जाने की जरूरत नहीं, हम साथ में एक ही घर में रहेंगे। सिमरन भी यही चाहती। हाँ डैड, अब तो साथ में रह सकते हैं ना, अब जो भी प्रॉब्लम आएगा तो साथ में मिलकर फेस करेंगे। अनुराधा थोड़ी झिझकते हुए कहने लगी, लेकिन ओब्रॉय फैमिली हमें कहाँ जीने देंगे सिम्मू? सिमरने ने दिलासा देते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर ऐसा है तो हम मिलकर सामना करेंगे।
ऐसे हमारी जिंदगी उन लोगों से डर कर नहीं जी सकते, इसका तो सामना तो करना ही होगा ना। तभी अमेली कहती है, माँ, बड़ी माँ और नाना जी, देखिए, हमें उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, और रही पैसों की बात, हम धीरे धीरे कमा लेंगे। बड़ी माँ, आप अब वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, हम सब अभी ही यहाँ से जा रहे हैं। ये सुन के अनुराधा ने पूछा, पर बेटा कहाँ? सिमरन ने जवाब दिया, दीदी, अमेली ने एस्टीम स्टार अपार्टमेंट में रेंट पर लिया है, तो हम सब वहां पे रहेंगे। उसकी बात सुन अनुराधा और राजगोपाल भी मान गए। वे सभी जाने के लिए तैयार करने लगे। यहाँ विक्रमादित्य मीटिंग हॉल में बैठा हुआ था। उसका चेहरा पर सीरियसली साफ दिख रही थी। वहां सामने बैठे 4 लोगों को ही घूरे जा रहा था। तो उसमें एक इंसान मिस्टर गुप्ता था और उसका असिस्टेंट, और तीसरा मिस्टर धोखले बैठा हुआ था, और चौथा इंसान मिस्टर कपाड़िया बैठे हुए थे। मिस्टर गुप्ता ने बड़े ही घमंड के साथ बात करना शुरू किया, मिस्टर सिंघानिया, मैं नहीं चाहता कि इन छोटे मोटे मामले की वजह से हम दोनों की बिजनेस का रिश्ता खराब हो, इसलिए आप भी हमारे साथ हाथ मिला लीजिए, आप भी बहुत ही खुश होंगे। और हंसने लगा। वहां बैठे सभी लोग विक्रमादित्य को छोड़कर सब उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई पागल को ही देख रहे हो। तभी अविनाश ने देखा कि विक्रमादित्य बहुत ज्यादा गंभीर लग रहा है। उसने अपने गला साफ करते हुए कहने लगा, मिस्टर गुप्ता, आपको ऐसा लगता है आप इन मामले में बहुत ज्यादा प्रॉफिट में रहेंगे, तो आप गलत है, क्योंकि जो आपने अपने माल बनाने के लिए जगह ली थी, वो जगह सिंघानिया कॉर्पोरेशन में आता है। अभी ये बात कहने की हिम्मत करते हो, और तो और आस पास के जगह पर दूसरे कंपनी के माल बनाने के लिए नहीं दे रहे हो, ऐसा क्यों? और आप प्रॉफिट की बात किस एंगल से कर रहे हो? ये सुन मिस्टर गुप्ता की हवाई ही उड़ गया। उसने हकलाते हुए कहने लगा, न न नहीं, माँ, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। तो फिर मेरे सामने किस फायदे की बात कर रहे थे? मुझे लगता है अपने आज तक सिर्फ प्रॉफिट ही कमाया है। तो फिर मेरे तरफ से आपको एक गिफ्ट है, आज से आप सिर्फ लॉस को कमाओगे। आपको हिम्मत कैसे हुई कि मेरी जगह पर इलीगल का काम करो? इतना कहकर अपनी लेफ्ट हैंड से इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर को उठाया। इससे वहां पर बैठा विनाश समझ गया कि क्या करना है। उसने तुरंत कॉल करके इंस्ट्रक्शन दे दिया, जिससे कुछ ही पलों में मिस्टर गुप्ता को कॉल आना शुरू हो गया। उसको अपनी कंपनी की दिवालिया होने की कॉल आ रही थी। वो एकदम से जम गया। उसका असिस्टेंट परेशान होकर उसके कान में कुछ कहा, इससे मिस्टर गुप्ता पूरी तरह से हिल गया, क्योंकि उसकी मॉल बनाने की कंस्ट्रक्शन आधे पर ही रुक गया था, जिसे गुप्ता तुरंत विक्रमादित्य के पैर पर घिरने लगा, जिसे वे सब हैरान थे। वो आगे आकर उसे छू पाता, अविनाश उसे रोक लिया। मिस्टर गुप्ता, मुझे लगता है कि अब बहुत देर हो गई है इन सब के लिए। मुझे लगता है आप अपने कंपनी बचाने में वक्त लगाना चाहिए, यहाँ ठहरने से कोई फायदा नहीं। मिस्टर सिंघानिया, देखिए, मैंने आपको गुस्सा दिला दी है, मुझे माफ कर दीजिए। आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा, मेरी यकीन कीजिए, गुप्ता ने गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा। मिस्टर गुप्ता, देर हो गई है, आप यहाँ से जा सकते हैं, विक्रमादित्य ने गंभीर के साथ कहा। तो गुप्ता को यह एहसास हो गया कि अब यहाँ रुकने से कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, इसलिए उसने गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चला गया और मिस्टर कपाड़िया तरफ देखते हुए कहा, और आप इस प्रोजेक्ट हैंडल कर लीजिए। इतना कहकर वहां से उठकर वहां से चला गया। यहाँ अमेली और बाकी सब तैयार होकर अपने अपार्टमेंट के लिए निकल गई। बस अमेली आगे की प्लानिंग कर रही थी। अब उसे एक बड़ा सा घर लेना था, क्योंकि अब जो रे रहते वो 4 लोगों के लिए छोटा पड़ने वाला था, इसलिए उसे कल ही एक घर को खरीदने की बारे में सोच रही थी। यहाँ अमेली और बाकी सब तैयार होकर अपने अपार्टमेंट के लिए निकल गई। बस अमेली आगे की प्लानिंग कर रही थी। अब उसे एक बड़ा सा घर लेना था, क्योंकि अब जो रे रहते वो 4 लोगों के लिए छोटा पड़ने वाला था, इसलिए उसे कल ही एक घर को खरीदने की बारे में सोच रही थी। फाइनली वो घर आकर पहुंच गए। सिमरन अपने पिताजी को एक कमरे में शिफ्ट कर दिया हुए दूसरे कमरे में अनुराधा और सिमरन दोनों एक कमरे में शिफ्ट हो गए थे, और अमेली अपनी छोटा सा कमरे में जो उसने अपनी स्टडी रूम बना के रखी थी। सुबह 6:30 अमेली उठाकर तैयार हो रही थी, तभी उसे बाहर से हंसते हुए बात कर रहे सिमरन और अनुराधा की आवाज आ रही थी। इससे अमेली भी अपने आप ही मुस्कुराने लगी और जल्दी से तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर गई, जो वे दोनों ब्रेकफास्ट के लिए प्लेट्स रख रही थे। गुड मॉर्निंग मॉम्स, अमेली हंसते हुए कहा। तो वे दोनों थोड़ी कंफ्यूज हुई थी। सिमरन ने कहा, ओह मॉम्स, वेरी नाइस बेटा। हाँ, एक साथ दोनों को गुड मॉर्निंग विश कर दिया। ये सुन अनुराधा भी हंसाने लगी और वे दोनों एक साथ अमेली को विश किया। तभी राजगोपाल भी आ गए।
वे तीनों मिलकर राजगोपाल को मॉर्निंग विश दी। सब ब्रेकफास्ट करने लगे। मॉर्निंग में अमेली स्कूल जाती तो उसके लिए टिफिन बनाकर देती थी और साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट भी कर लिया करती थी, इसलिए दोनों को जल्दी करना आदत थी। और अनुराधा की तो वो भी जल्दी ब्रेकफास्ट करके ही सुबह का काम करना शुरू कर देती थी, क्योंकि पूरे पैलेस में सफाई करना कोई छोटी बात तो नहीं थी, इसलिए उसके पास जो भी खाने को मिलता वही खलिया करती थी। और राजगोपाल को आदत नहीं था, इसलिए उसके लिए एक कप टी और कुछ टोस्ट दे दिया। वे चारों बहुत खुश थे। तभी अमेली खाते हुए कहा, मॉम, मैं अपना नाम थोड़ा अलग रखना चाहती हूँ। ये सुन वे तीनों हैरान और कंफ्यूज हो गए। अवनी उनके ओर देखा, फिर बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, बड़ी मॉम, दीदी का नाम क्या थी? जब ये नाम सुन तो वे तीनों हैरान रह गए। अनुराधा का हाथ कांपने लगा। सिमरन जल्दी से रिलैक्स करते हुए कहा, दी, आप परेशान ना होइए। बड़ी मोम, प्लीज आप इतना स्ट्रेस ना लीजिए और आप उन सभी को याद करके दुखी ना होइए। हालांकि ये बात कहते समय अमेली को भी इमोशनल हो रही थी, लेकिन अपने आप को कंट्रोल किया, फिर आगे कहा, मुझे पता है बड़ी मोम कि आपको कितना तकलीफ होता है जब दीदी हमें छोड़कर चली गई थी, लेकिन मोम मैं भी तो आपकी ही बेटी हूं ना। ये सुन वे तीनों और ज्यादा इमोशनल हो गए। अब उसकी बात उन लोगों को समझ में आ रही थी। फिर अमेली आगे कहा, मैं तो अमेली हूँ, लेकिन मैं दीदी का नाम भी रखना चाहती हूँ। अमेलिया, ये नाम सुन अनुराधा आंखों में आंसू बहने लगी। मैं तो दीदी की जगह तो नहीं ले सकती, लेकिन उनका नाम रोशन तो कर सकती हूँ ना। और वैसे मोम, मेरा नाम और दीदी का नाम मिलता जुलता है, इसलिए थोड़ा चेंज करवाना चाहती हूँ। और अगर वो अब यहाँ होती तो वो मुझे एक बड़ी बहन की तरह हर काम में सपोर्ट करती है ना। वो मुझे छोटी छोटी नाम से बुलाती ना, मेरे पीछे हमेशा एक बॉडीगार्ड्स की तरह रहकर रक्षा करती ना, जैसे कि आप दोनों हैं। उसकी ऐसे बातें सुन वे तीनों के आंखों में आंसू थे। सिमरन ने तुरंत अमेली के पास आकर उसको गले लगा लिया और कहा, सच में बेटा, हमारी ही बेटी हो, आज मुझे तुम पर गर्व हो रहा है। ठीक है, तुम अपनी दीदी का नाम रख लो, उसका जो भी डॉक्यूमेंट्स है उन सब पर नाम चेंज करवा लेंगे, सिमरन ने खुशी से कहा। अनुराधा उसके गालों को चूमकर और रोने लगी। इससे अवनी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई, वो भी बिलक बिलकर रोने लगी। बड़ी मोम, नहीं, रोना नहीं, आज से कभी रोए नहीं, आप तीनों भी समझे। इतना कहकर वे सब आंसू पोंछते हुए हंसने लगे। तभी अनुराधा को कुछ याद आया और उसने पूछा, अमेली बेटा, तुम्हें अमेलिया के बारे में कैसे पता चली? अमेली को पता था कि ये सवाल जरूर पूछेंगे, इसलिए उसने पहले से ही सब तैयार कर लिया था। बड़ी मोम, ये देखिए। अमेली एक पुराना फोटो और एक छोटा सा डायरी, ये देख अनुराधा समझ गई। सॉरी बड़ी मोम, वो मैं कल सामान पैक करने के समय मुझे ये मिला और मुझे दीदी के बारे में भी जाना था तो। इतना कहकर वो चुप हो गई, लेकिन अनुराधा तुरंत उसे गले लगा लिया। कोई बात नहीं, पता नहीं क्यों आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी दीदी यही कही होगी। थैंक यू बेटा मुझे ये अच्छा फील करवाने के लिए। और इतना कह के अवनी के माथे पर चुम लिया। अमेली अपनी मन में कहा, मैं ही तो हूँ मोम आपकी बेटी, लेकिन छोटी बहन के शरीर में। आप तो संभालिए हैं इस हादसे को, लेकिन छोटी मोम नहीं। और मुझे आप दोनों की बेटी भी तो बनना है और बहुत कुछ भी करना है, और मैं जरूर करूंगी, आई प्रोमिस। तभी अनुराधा की फोन पर कॉल आने लगा। अनुराधा फोन निकालकर देखा तो एक पल के लिए वो बुरी तरह से घबरा गई और सबके ओर देखा। वे सभी समझ गए कि फोन करने वाला कौन है। अमेली ने कहा, रिलैक्स बड़ी मोम, आप बात कीजिए, डरिए नहीं, हम सब है ना। सिमरन भी अमेली की बात को सहमत देते हुए कहा। हेलो, अनुराधा ने कहा। दूसरी तरफ से गुस्से भरी एक औरत का आवाज आई, ओह मैडम, क्या है ये? श्याम को वापस आती हूँ कह के कहाँ गायब हो गई महारानी? काम में इतना आलसी हो, ऊपर 1 महीना भी नहीं होता सैलरी के लिए आकर कड़ी हो जाती हो। अपने आप को समझती क्या हो? हाँ, क्यों नहीं बोल रही हो? अब बोलो भी। वो औरत एक ही सांस में बोल पड़ी, वो मैं। अनुराधा थोड़ा डर के वजह से एक भी शब्द बोल नहीं पा रही थी। तभी अचानक अमेली फोन को छीन लिया और बोलना शुरू कर दिया। अब आप सुनिए मैं क्या बोलती हूँ, वो भी ध्यान से। आज के बाद बड़ी मोम आपके घर काम करने नहीं आएगी, और जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करे तो आप सपने में भी नहीं सोचा होगा कि क्या हुआ, ऐसा हालत कर दूंगी, समझी? और अब फोन रखो। इतना कहकर अमेली फोन रख दिया और तेजी से उसमें से सिम कार्ड को निकालकर अपने पास रख लिया। हालांकि वो थोड़ के फेंकने वाली थी, लेकिन कुछ सोचकर अपने पास रख लिया, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे कॉन्टैक्ट थी जो फ्यूचर में काम आ सकता था। अमेली सिम कार्ड रखने की वजह बताई और अनुराधा को रिलैक्स होने को कहा।
फिर घड़ी को देखा जो 7 बज रहे थे। उसने एकदम से चिल्लाकर भागना शुरू किया और जाते जाते बढ़ाने लगी। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, मैं लेट हो गई। ओके ओके, हम इवनिंग में बात करेंगे। बाय सबको, इतना कहकर तेजी से भागी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।